हाय हेलो एवरीवन। सो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड बैंक बोल सकते हैं इसको, बिकॉज Q2 और थर्ड क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था इस बैंक में, स्पेसिफिकली थर्ड क्वार्टर के अंदर, जहां पे इनके ग्रॉस एनपीए काफी ज्यादा बढ़ गए थे। 3% से भी ज्यादा का ग्रॉस एनपीए हो गया था इस बैंक का, एंड जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2.5% से भी ज्यादा हो गया था उस टाइम के ऊपर। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न था। बाकी जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो हमने सेकंड क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, थर्ड क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो या इनका आरओई का नंबर हो, मार्जिन्स के नंबर हो। हर एक पैरामीटर पे बैंक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। बट वो एसेट क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो किसी भी लेंडर में अगर आप देखते हो कि ग्रॉस एनपीए बढ़ने लग गया है काफी ज्यादा तेजी से, तो ऑब्वियसली वहां पे एक रेड फ्लैग आ जाता है, एंड इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं या मार्केट को कहीं ना कहीं एक कंसर्न आ जाता है उस बिजनेस को लेकर के। ऑल्दो हमने इनके कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने काफी कॉन्फिडेंट के साथ में इस चीज को बोला था कि फोर्थ क्वार्टर से वो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के, क्योंकि काफी सारे चीजें उन्होंने ऐड करी है बिजनेस में, नए कलेक्शन ऑफिसर्स ऐड करे हैं, कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाई है। सो उसको लेकर के मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। एंड जो हमने इनके नंबर्स डिस्कस किए फोर्थ क्वार्टर के, उसमें हमें ये चीज शो भी हुई है कि बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है, एंड बाकी के सारे सारे पैरामीटर्स पे तो बैंक ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। सो नंबर्स अच्छे हैं। अब ऑब्वियसली हमको ये देखना है कि यहाँ से FY25 का क्या गाइडेंस है, क्या आउटलुक है इस बैंक का। बिकॉज अगर आप इनका स्टॉक देखोगे उत्कर्ष बैंक का, तो अराउंड 2.1 2.2 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब कोई बहुत हाईली वैल्यूड बैंक नहीं है ये, फेयरली वैल्यूड है। इसके कंपैरिजन अगर आप उज्जीवन को देखोगे या बाकी जो एक्विटास है और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इसी के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो इट मींस कि अगर इसकी परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है एंड मैनेजमेंट अगर कॉन्फिडेंस शो करता है FY25 की परफॉर्मेंस को लेकर के, तो हमको यही देखना है कि क्या कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगती है इस स्टॉक में करंट लेवल्स के ऊपर। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का कहना है कि भाई फोर्थ क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा इस बैंक के लिए, ग्रोथ काफी अच्छी रही, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसेट क्वालिटी का ट्रेंड काफी अच्छा रहा बैंक के लिए। ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने FY24 में 30% का दिया था, बट इवेंचुअली 31% की ग्रोथ इस बैंक ने रिपोर्ट करी है। सो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फर्स्ट हाफ था FY24 का वो थोड़ा सा स्लो था बैंक का, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे थे, कुछ कुछ अब अपग्रेडेशन चल रहा था इनके सॉफ्टवेयर वगैरह का। बट उसके बाद भी सेकेंड हाफ में इस बैंक ने काफी अच्छा रिकवर करा एंड ऑलमोस्ट 31% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है। इसके बाद इनका जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उसमें भी 23% की ग्रोथ रही है, काफी सॉलिड ग्रोथ रही है। एंड जो इंडिविजुअल लोन प्रोडक्ट है, मतलब वही जो आपका जो माइक्रो फाइनेंस में जो आप ग्रुप ऑफ वुमेन को जो लोन देते हो, उसमें जो अच्छे क्वालिटी के जो कस्टमर्स होते हैं उनको आप इंडिविजुअल लोन ऑफर करते हो। सो वो वाला पोर्टफोलियो इस बैंक के लिए 100% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस, एंड बैंक का कहना है कि उसमें एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी है। देन बैंक का कहना है कि जो कस्टमर्स मेच्योर हो रहे हैं अच्छे अच्छे एसेट क्वालिटी, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में, उनको हम ये लोन ऑफर कर रहे हैं, और इसमें हमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग लग रहा है आने वाले टाइम में। एसेट क्वालिटी पे बैंक का कहना है कि कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हुई है, 97.6% पे आई है कलेक्शन एफिशिएंसी। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 97% के आसपास रहेगा हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर फोर्थ क्वार्टर के अंदर, बट हमारी एक्सपेक्टेशन से भी काफी अच्छे नंबर्स हमने डिलीवर किए हैं फोर्थ क्वार्टर में, और यही रीजन है कि हमारा ग्रॉस एनपीए भी इंप्रूव हुआ है एंड क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी इंप्रूव हुआ है। देन बैंक का कहना है कि जो इनके बाकी का जो सिक्योर्ड एसेट वाला जो पोर्टफोलियो है, जिसमें हाउसिंग आता है, कमर्शियल व्हीकल है, MSME पोर्टफोलियो है, उसमें डिसबर्समेंट्स के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। ऑलमोस्ट 50% से इस बैंक का डिसबर्समेंट ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में 50% की ग्रोथ आई है डिसबर्समेंट में। देन बैंक का कहना है कि कलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने काफी एक्स्ट्रा मैन पावर भी ऐड किए थे। देन उसमें कुछ हमने नई स्ट्रेटेजी भी ऐड करी थी, तो उन सब का रिजल्ट है कि एसेट क्वालिटी का नंबर इतना अच्छा आया है। जैसे इनका ग्रॉस एनपी अगर आप देखोगे तो 3.04% से 2.51% पे ग्रॉस एनपी आ गया है। क्रेडिट कॉस्ट का नंबर जो 2.5% से भी ज्यादा था, वो अब इंप्रूव होकर के 1.70% के आसपास आ गया है। और पूरे FY24 में अगर आप देखोगे तो 2.20% का क्रेडिट कॉस्ट है। तो उसका मतलब क्या है कि बाकी के जो 3 क्वार्टर्स थे उनमें इस बैंक का क्रेडिट कॉस्ट का नंबर काफी ज्यादा था, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई, कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी रही, ग्रॉस एनपीए कम आ गया, तो बैंक का क्रेडिट कॉस्ट नंबर भी इंप्रूव होकर के 1.70% पे आ गया है।
बैंक का कहना है कि हमारा गाइडेंस जो है क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के वो 2% के आसपास का रहता है, लेकिन ऑल्दो फोर्थ क्वार्टर में हमने उससे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस शो करी है। इसके बाद इनका फ्लोटिंग प्रोविजन भी इसमें ऐड है, तो जो आप ये 2.20% का क्रेडिट कॉस्ट देख रहे हो, इसमें ऑलमोस्ट 56 करोड़ का इन्होंने फ्लोटिंग प्रोविजन भी किया हुआ है। अब ये फ्लोटिंग प्रोविजन बैंक क्यों कर रहा है, पहले भी इन्होंने बोला था कि क्योंकि अभी हमारा साइकिल अच्छा चल रहा है, माइक्रो फाइनेंसिंग अच्छा कर रहा है, बाकी सेगमेंट भी अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, तो इस ये जो अच्छा टाइम चल रहा है इसको हम यूज करना चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर कल को चल के कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसके लिए हम पहले ही प्रोविजनिंग करके रखें, सो दैट हमें उस टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ वोलाटिलिटी फेस ना करनी पड़े अपनी अर्निंग्स को लेकर के। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। और क्रेडिट कॉस्ट में बैंक बोल रहा है कि अगर आप हमारा फ्लोटिंग प्रोविजन एक्सक्लूड कर दोगे तब हमारा क्रेडिट कॉस्ट 1.8% आता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल नेट नेट बेसिस पे तो इस बैंक का क्रेडिट कॉस्ट 1.8% ही है, मतलब बहुत अच्छा है। ये फ्लोटिंग प्रोविजन जस्ट बैंक अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है, थोड़ा सा अपना कंजर्वेटिव नेचर अपना शो कर रहा है, जो कि अच्छा भी है, स्टेबिलिटी देगा बैंक को आगे चल के। तो उसको इंक्लूड करके इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर 2.2% के आसपास आ रहा है। आगे का गाइडेंस वैसे इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का 2% का ही दिया है, इंक्लूडिंग फ्लोटिंग प्रोविजन। मतलब एसेट क्वालिटी का नंबर यहाँ से मोर और लेस स्टेबल रहना चाहिए इस बैंक के लिए। डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है। इनका जो रिटेल टर्म डिपॉजिट है वो 43% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस, और जो बल्कि डिपॉजिट्स हैं उनमें 12% की ग्रोथ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक रिटेल कस्टमर से डिपॉजिट ले पा रहा है मार्केट से। जो होलसेल डिपॉजिट्स होते हैं, जो बल्कि डिपॉजिट्स होते हैं, उस पे बैंक की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। कासा रेशियो भी इनका इंप्रूव हुआ है, 20% के आसपास का कासा रेशियो है। ऑब्वियसली अभी भी बहुत कम है, ये इंप्रूवमेंट इनका कंटिन्यू चलना चाहिए FY25 के अंदर भी। बैंक कह रहा है कि लिक्विडिटी एनवायरनमेंट जो है वो काफी टाइट है अभी, और इसीलिए बैंक का आगे चल के टारगेट क्या रहेगा कि जो डिपॉजिट बुक की ग्रोथ है वो ज्यादा रहेगी कंपेयर टू लोन बुक का ग्रोथ ही, क्योंकि ये इनको करना ही पड़ेगा। हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप देखोगे तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो सबका बहुत खराब है। किसी का 100% से भी ज्यादा है, किसी का 90% के आसपास है, 95-96 में है। सो सबको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में, और वो कैसे होगा, जब आपका डिपॉजिट बुक की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू लोन बुक का ग्रोथ। तो ये आप एक बोल सकते हो कि इस पूरे सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। इसके बाद बैंक का कहना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है सारी ज्योग्राफीज में जहां पे भी हम मेजरली प्रेजेंस है। जैसे यूपी बिहार इनका सबसे मेजर स्टेट्स हैं, 70% से ज्यादा लोन बुक इस बैंक का इन्हीं दोनों स्टेट से आता है। बैंक का मार्जिन बहुत अच्छा है, तो बैंक कह रहा है कि हम काफी इंटेलिजेंट वे में हम अपना रेट जो है वो पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन जो है वो 9.9% के आसपास है। सो आई थिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में एक आप सूर्योदय बैंक को इंक्लूड कर सकते हो, जिसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 9.8% के आसपास है। बाकी ऑलमोस्ट सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो मार्जिन है आज के टाइम पे वो 6%, 7% के से लेकर के 8% के रेंज में है। बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट जब आपकी बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जब आपका बढ़ गया है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो आपके मार्जिन पे पड़ता ही है। तो उत्कर्ष और सूर्योदय बैंक ये आप बोल सकते हो एक एक्सेप्शनल केस है, जिन्होंने अपने मार्जिन को काफी हेल्दी वे में मेंटेन रखा हुआ है। पर इनके लिए भी चैलेंज क्या है कि इस मार्जिन को आगे सस्टेन करना है, बिकॉज यहां तक तो ठीक है, बट आगे आपको डिपॉजिट बुक तो ग्रो करना ही पड़ेगा, मार्केट से डिपॉजिट तो लाना ही पड़ेगा। तो वहां पे आप अपने मार्जिन को कैसे सस्टेन करते हो, ये इन दोनों के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। देन इन्होंने गाइडेंस दिया है FY25 के लिए, एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सो बैंक कह रहा है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में FY25 में हम 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। बहुत सॉलिड ग्रोथ गाइडेंस दिया है बैंक ने। एंड इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ का गाइडेंस है, उनका कहना है कि 3 to 5% जो ग्रोथ है हमारी डिपॉजिट बुक की वो ज्यादा रहेगी कंपेयर टू लोन बुक का ग्रोथ। मतलब अगर लोन बुक का गाइडेंस इन्होंने दिया है 30%, तो डिपॉजिट बुक जो है वो बैंक 33 से 35% की रेंज में टारगेट कर रहा है, बिकॉज इनको अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव करना है। तो इसीलिए डिपॉजिट बुक की जो ग्रोथ है वो लोन बुक की ग्रोथ से ज्यादा रखना पड़ेगा बैंक को। प्रॉफिटेबिलिटी पे बैंक का कहना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वैसे वो तो 2% के आसपास रहेगा। आरओए का जो नंबर है वो 2% से ऊपर रहेगा, अभी करंटली 2.3-2.4% के आसपास है। और आरओई का नंबर जो है वो बैंक 18% से ज्यादा, मतलब अबव 18% टारगेट कर रहा है FY25 के लिए। सो अगेन पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में, या पूरे आप अगर यूनिवर्सल बैंक को भी ऐड करोगे, तो बहुत हार्डली कुछ ही ऐसे बैंक है जिनका आरओई का नंबर 16, 17 या 15% के आसपास भी है। तो अगर ये बैंक 18, ऑलरेडी इनका 19% का आरओई है,
तो अगर ये 18% के ऊपर आरओई को मेंटेन रखते हैं FY25 के अंदर भी, तो ये भी एक काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होगी इस बैंक की हर एक पैरामीटर के ऊपर। देन फ्लोटिंग प्रोविजन, अगेन वही इनका टारगेट है कि जो फ्लोटिंग प्रोविजन है वो 2% रखना है इनको टोटल माइक्रो फाइनेंस बुक का, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस ही सबसे वॉलेटाइल बुक होता है, वही एक हाईली सिक्लिकल पार्ट होता है इनके टोटल बुक में। तो इनका टारगेट है कि उसका हमें 2% के आसपास का फ्लोटिंग प्रोविजन रखना है, बिकॉज कल को चल के अगर कोई भी अनफोर्सीन इवेंट आता है तो उसको हम अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। नेट एनपीए बैंक बोल रहा है कि आज के टाइम पे हमारा 0.03% है, पहले ये 0.39% होता था। आगे चल के बैंक कह रहा है ये नेट एनपीए हम बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनका ग्रॉस एनपीए बनेगा बैंक उसके अगेंस्ट में पूरा फुल प्रोविजनिंग करना चाहता है। मतलब इन अ वे काफी कंजर्वेटिव अप्रोच है इनकी एसेट क्वालिटी को लेकर के, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके बाद में टिकट साइज को लेकर के बैंक का कहना है कि टिकट साइज में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है, टिकट साइज मोर और लेस उतना ही है जितना लास्ट ईयर था। हार्डली 4% के आसपास का इंक्रीमेंट आया है टिकट साइज में इनके माइक्रो फाइनेंस वाले पोर्टफोलियो में। मेजरली जो ग्रोथ आई है इनके लोन बुक में, वो बैंक बोल रहा है कि हमने जो नए कस्टमर ऐड किए हैं, ऑलमोस्ट 50% जो ग्रोथ है हमारे लोन बुक की वो नए कस्टमर्स को ऐड करने की वजह से आई है। और ये हमने उन सारे ज्योग्राफीज में किया है जहां पे हमारे एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं, प्लस कुछ नए एरियाज को भी हमने टैप किया है, तो वहां से भी ये ग्रोथ आई है। एसेट क्वालिटी पे बैंक कह रहा है कि हमने किस तरीके से इंप्रूव किया अपने एसेट क्वालिटी को, अपने ग्रॉस एनपीए के नंबर को। सो बेसिकली बैंक कह रहा है कि थर्ड क्वार्टर में हमारे स्लीपेजेस बहुत बढ़ गए थे, जो हमने भी डिस्कस किया था इनके कॉन कॉल में। बैंक कह रहा है कि उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया अपने ओवरऑल बकेट्स के अराउंड में। तो इनका कहना क्या है कि पहले हम सिर्फ 90 डीपीटी को ट्रैक करते थे। 90 डीपीटी मतलब जो ग्रॉस एनपीए हो गया, मतलब वो कस्टमर जिसने अपनी 3 ईएमआई मिस कर दी है, अब वो ग्रॉस एनपीए के बकेट में आ गया है, सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ये ट्रैक करते थे। लेकिन अब बैंक क्या बोल रहा है कि हमने क्या करना स्टार्ट किया फोर्थ क्वार्टर से, कि रीजनल ऑफिस तक, जोनल ऑफिस तक, हेड ऑफिस से लेकर के नीचे के लेवल तक हमने ट्रैक करना शुरू किया, फॉलोअप लेना शुरू किया अपने एम्प्लॉय से, अपने कलेक्शन ऑफिसर से, और सारे बकेट्स का, मतलब 1 to 30 बकेट, 30 to 60 का बकेट, 61 to 90 का बकेट, मतलब वो कस्टमर जिन्होंने अपनी एक ईएमआई भी मिस करी है, वो कस्टमर जिन्होंने 2 ईएमआई मिस करी है, एंड वो कस्टमर भी जिन्होंने 3 ईएमआई मिस करी है। तो हर एक बकेट को काफी क्लोजली ट्रैक करना, फॉलोअप लेना इन्होंने स्टार्ट किया। बिकॉज अगर आप देखो तो एनपीए बनेगा कैसे, जब कस्टमर ने 2 ईएमआई मिस कर दी है, तीसरी अगर वो मिस नहीं कर रहा है तो वो आपका एनपीए बनने से सेव हो गया, वो कस्टमर आपका नॉर्मल कस्टमर में आ गया। तो अगर आप क्लोजली हर एक बकेट को ट्रैक करोगे तो चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं कि आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो अपने एसेट क्वालिटी को, नंबर्स को। सो वही बैंक कह रहा है कि ये सारी चीजें हमने करी एंड इसकी वजह से हमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला हमारे एसेट क्वालिटी के अंदर। देन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट का जो कॉस्ट है बैंक का वो लगभग 8.5% के आसपास है। जो सीनियर सिटीजन को ये डिपॉजिट देते हैं उसमें इनका कॉस्ट ऑलमोस्ट 9.1% के आसपास आता है। एंड बैंक कह रहा है कि इंक्रीमेंटली हमारा जो डिपॉजिट 2 से 3 साल के लिए होते हैं हमारे बैंक में, उनमें काफी अच्छी ग्रोथ आई है पिछले कुछ टाइम में, बिकॉज ऑब्वियसली हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। आज के टाइम पे जो भी कस्टमर्स हमारे बैंक में थोड़ा सा 2 साल का या 3 साल का डिपॉजिट रख रहा है, तो उसको हम थोड़ा ज्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं कंपेयर टू कोई कोई कस्टमर अगर 1-1.5 साल के लिए डिपॉजिट रखता है। तो इसके लिए आज के टाइम पे 12 से 13% जो हमारा टोटल डिपॉजिट है वो डिपॉजिट है जो 2 साल से ज्यादा के टेन्योर के लिए। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है बिकॉज बैंक के पास थोड़ा सा लंबे टेन्योर के लिए डिपॉजिट आ गया। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, कि बैंक की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रही है। सो वो आगे देखना पड़ेगा कि कासा कैसे मैनेज करते हैं, कासा कैसे ग्रो करते हैं, या कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कैसे मैनेज करके बैंक आगे ग्रो करता है। देन बैंक का कहना है कि क्योंकि इस क्वार्टर में स्लीपेजेस हमारे कम हुए हैं, मतलब फ्रेश एनपीए हमारा बहुत कम रहा है, प्लस पुराने वाले से कलेक्शन भी अच्छा हुआ है, तो ये भी एक रीजन है कि हमारे मार्जिन्स काफी अच्छे रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। देन ईल्ड में इनका कहना है कि माइक्रो फाइनेंस में जो आज हमारा ईल्ड है वो 25% के आसपास है, मतलब मोर और लेस जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन्हीं के रेंज में बैंक डिलीवर कर रहा है। कॉस्ट टू इनकम का इनका टारगेट है कि 54 से 57% के बीच में इनका कॉस्ट टू इनकम रहेगा FY25 के अंदर। देन बैंक का कहना है कि 12 से 13% जो डिपॉजिट्स हैं हमारे टोटल डिपॉजिट में, उनमें अभी रीप्राइसिंग पेंडिंग है,
तो उसकी वजह से हमारा 10 to 15 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.10 से 0.15% के बीच में हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। मतलब कोई बहुत बड़ा इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है बैंक अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में, 10 to 15 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज अभी भी 12 से 13% डिपॉजिट इनके पास ऐसे हैं जहां पे इनको रीप्राइसिंग करनी है। मतलब उन डिपॉजिट्स पे मे बी बैंक ने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है, बिकॉज आरबीआई ने तो बढ़ा दिया है। तो जब उनकी मेच्योरिटी हो जाएगी तो वो जब रीप्राइसिंग होगा तो उनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। देन एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एमएसएमई। सो उत्कर्ष बैंक का अगर आप एमएसएमई का डिसबर्समेंट देखोगे, एमएसएमई वाला जो इनका सेगमेंट है, पहले ये इसमें 300 से 350 करोड़ के बीच में डिसबर्समेंट करते थे। इस बार इनका ये 500 करोड़ का डिसबर्समेंट रहा है। तो बैंक कह रहा है कि ये एक चीज इसका ये भी रहा है कि ये वाला जो सेगमेंट है ये अब स्टेबल हो चुका है। इसमें जो टीम हमने हायर करी थी वो अब स्टेबल हो चुकी है। यूजुअली 2 से 3 साल का टाइम लगता है एक नई टीम को स्टेबल होने में। सो एमएसएमई वाला पार्ट जो है हमारा, वो वाली टीम अब पूरी स्टेबल हो चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही ग्रोथ FY25 में भी रहेगा। सो मतलब ये वाला प्रोडक्ट इनका अच्छा करेगा। एमएसएमई वाले में बैंक जो है वो थोड़े से लोअर एंड ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करता है। यूजुअली इनका जो लोन का टिकट साइज होता है वो 25 लाख से स्टार्ट होकर के 50 लाख तक जाता है। ईल्ड जो है इस वाले प्रोडक्ट में थोड़ा सा कम रहा है फोर्थ क्वार्टर में। उसके लिए बैंक कह रहा है कि हमने थोड़े से हाई टिकट ट्रांजैक्शन भी किया, मतलब कुछ 1-2 करोड़ के, 3 करोड़ के भी लोन हमने दिए। तो ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा हाई टिकट साइज का लोन दोगे तो उसमें यील्ड आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी बैंक का कहना है कि लेकिन FY25 में हमारा यील्ड का इंप्रूवमेंट होगा, ऑलमोस्ट 30-40 बेसिस पॉइंट से हमारा यील्ड बढ़ेगा, बिकॉज यूजुअली हमारा टिकट साइज यही रहने वाला है 25 से 50 लाख के बीच में। देन उत्कर्ष हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी है। तो हाउसिंग फाइनेंस में वैसे तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आते हैं, लेकिन इनका टिकट साइज जो है वो यूजुअली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा है और यूनिवर्सल बैंक जो होम लोन देती है उनसे कम है। 20 से 25 लाख के लोन की कैटेगरी में, टिकट साइज की कैटेगरी में उत्कर्ष जो है वो लोन देता है, होम लोन देता है। अब अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखोगे, जैसे होम फर्स्ट है, आवास है, या आपका इंडिया शेल्टर है, तो इनका जो टिकट साइज है वो 10 लाख तक का रहता है, 7-8-10 लाख का एवरेज टिकट साइज होता है। सो उत्कर्ष जो है वो उनसे थोड़ा सा बेटर, थोड़े से हायर टिकट साइज का लोन देता है। बैंक का कहना है कि जो आप अफोर्डेबल, मतलब जो आप थोड़ा सा लोअर सेगमेंट की बात कर रहे हो, 10 लाख तक का लोन का जो टिकट साइज का बात कर रहे हो, वो रूरल हाउसिंग के अंदर आता है, उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है। एंड उस कैटेगरी को ग्रो करने के लिए आपको एक सेपरेट टीम चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेम एम्प्लॉय आपका 20 से 25 लाख के टिकट साइज में भी काम करेगा एंड वही सेम एम्प्लॉय आपका 10 से 15 लाख के टिकट साइज में भी काम करेगा। आपको उसके लिए एक सेपरेट टीम डेवलप करनी है। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि उत्कर्ष बोल रहा है कि FY25 में हम इस वाले सेगमेंट में एंटर करने को देख रहे हैं। मतलब 20 से 25 लाख वाला जो लोन है, कैटेगरी है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ में हम 10 से 15 लाख की कैटेगरी के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। और इनका अगले 2 साल के अंदर टारगेट क्या है? सो बैंक 2 चीजें करने को देख रहा है। पहला तो 20 से 25 लाख का जो लोन है वो तो कंटिन्यू रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एक ये 10 से 15 लाख वाली कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, जिसको रूरल हाउसिंग बोलते हैं। इसके साथ में ये लैप जो होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उस वाले सेगमेंट के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। तो इन दोनों कैटेगरी को साथ में 20 से 25 लाख वाली कैटेगरी को बैंक अगले 2 साल तक कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। देन उसके बाद ये डिसाइड करेंगी कि कौन सा ऐसा टिकट साइज वाला सेगमेंट है जहां पे थोड़ी सी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, जहां पे कस्टमर की विजिबिलिटी अच्छी है, एसेट क्वालिटी का ट्रेंड अच्छा लग रहा है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे फिर बैंक थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेगा अगले 2 साल के बाद। लेकिन अगले 2-3 साल तक इनका इन तीनों सेगमेंट के ऊपर फोकस रहने वाला है। इसके बाद इनका जो नॉन माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है, जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हाउसिंग आता है, आपका एमएसएमई आता है, आपका कमर्शियल व्हीकल आता है, तो ये सारा पोर्टफोलियो बैंक बोल रहा है जो हमारा कोर ज्योग्राफी है, यूपी बिहार, इन दोनों स्टेट से हम ये इन बाकी पोर्टफोलियो को भी ग्रो करेंगे। होलसेल फंडिंग, मतलब जो कॉर्पोरेट लोन बुक जो होता है, वो इस बैंक का टोटल 10% है पूरे लोन बुक का। एंड बैंक कह रहा है कि इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो हम लोन देते हैं, तो उसका एवरेज टिकट साइज जो है वो 10 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ के बीच में रहता है और 15 से 17 करोड़ का एवरेज टिकट साइज है। इस वाले बुक को बैंक बहुत ज्यादा रेट से ग्रो करने को नहीं देख रहा है। इनका टारगेट है कि 3 से 5% की ग्रोथ रहेगी इस वाले बुक में। जो दूसरा बुक है, जिसमें ये बिजनेस लोन ऑफर करते हैं एसएमईज को, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को, उनमें बैंक का थोड़ा सा ज्यादा फोकस है, बिकॉज इनका टिकट साइज उसमें 3 से 10 करोड़ के बीच में रहता है, एवरेज टिकट साइज 4 से 5 करोड़ का है। बैंक बोल रहा है
कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम 40 से 50% के रेट से ग्रो करने को देख रहे हैं। मतलब इन पे, इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा बैंक एग्रेसिव है। क्यों? बिकॉज एसएमईज एक छोटा कॉर्पोरेट है, छोटा बिजनेस है, तो बैंक कह रहा है कि आज अगर हम उनको स्टार्टिंग से सर्विस देना स्टार्ट करते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि कल को चल के हम उनके प्रेफर्ड बैंकर बन जाएंगे, मतलब एक सोल बैंकर बन जाएंगे उनके हर एक चीज का। वर्किंग कैपिटल लोन बेसिकली बैंक इसमें ऑफर करता है, तो उससे होगा क्या, इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। सो उसको लेकर के बैंक इस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। उसके बाद एक और ट्रेंड क्या चल रहा है जो हम हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में देख रहे हैं आज के टाइम पे, कि हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक धीरे धीरे सिक्योर्ड लोन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा है। सिमिलरली उत्कर्ष का भी अगर आप देखोगे तो जो माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन जो है वो इनका 66% से कम होकर के अब 62% पे आ गया है। बैंक बोल रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम में भी, और FY25 में ये वही 3 से 5% से शेयर और कम हो जाएगा। मतलब इनका जो माइक्रो फाइनेंस का पार्ट है वो 57 से 59% के बीच में रहेगा FY25 के एंड तक। और जो बाकी का पार्ट है जिसमें आपका MSME आता है, हाउसिंग आता है, माइक्रो लैब आता है, कमर्शियल व्हीकल लोन आता है, ये सारे प्रोडक्ट्स का जो साइज है वो बढ़ जाएगा FY25 में। कॉर्पोरेट लोन या होलसेल लोन का जो शेयर है वो उतना ही रहेगा, 10 to 11% के बीच में ही रहेगा। देन बैंक कह रहा है कि जो हमारा एनपीए बढ़ा था उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई मेजर इशू आ गया कि कहीं पे फ्लड आ गया या कहीं पे पॉलिटिकली कुछ अनस्टेबिलिटी आ गई, वैसा कुछ नहीं था। इस तरीके की चीजें पहले भी हुई और हमने काफी उसको अच्छे से मैनेज किया, इसलिए हम कॉन्फिडेंस थे कि इस बार भी इस चीजों को हम हैंडल कर लेंगे। बेसिकली कुछ लोकल लेवल पे कुछ इश्यूज थे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे इन्होंने बताया कि झारखंड में 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे कुछ थोड़ा बहुत लोकली कुछ इशू चल रहा था। 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर थे, 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर थे। सो उनको हमने क्योंकि पहले भी मैनेज किया हुआ है तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस था कि हम काफी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अब बैंक को बोल रहा है कि FY25 के लिए भी हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी इन्हीं लेवल्स पे रहना चाहिए, मतलब 97.6% के आसपास रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी एसेट क्वालिटी को लेकर के बैंक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एक स्टेबिलिटी का गाइडेंस दिया इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी के अंदर। यही सबसे मेन प्रॉब्लम था उत्कर्ष का, बिकॉज बाकी सारे पैरामीटर्स पे तो बैंक काफी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था। मार्जिन में बैंक कह रहा है कि ऑब्वियसली 9.9% का मार्जिन तो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज एक एनबीएफसी, अगर आप पूना वाला का मार्जिन देखते हो तो 11% के आसपास का मार्जिन है। तो उत्कर्ष तो ऑलरेडी 10% का मार्जिन टच कर रहा है, जबकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, डिपॉजिट लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है इनके ऊपर। तो बैंक बोल रहा है कि 9.9% का मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। ये यहां से ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन मीडियम रेंज में इन्होंने गाइडेंस दिया है 9.3% से लेकर के 9.4% को 4% का। स्टिल ये काफी अच्छा गाइडेंस है, अगर आप इनको बाकी बैंक्स के साथ में कंपेयर करोगे तो मार्जिन का गाइडेंस काफी अच्छा दिया है उत्कर्ष ने। देन इसके बाद क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पे भी बैंक का वही गाइडेंस है कि हर साल ये 3 से 5% तक कम होता जाएगा, और अगले कुछ टाइम में आप देखोगे कि ये 85% के आसपास आ गया है। तो ये भी पॉजिटिव गाइडेंस है, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि इस बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो लगातार अच्छा रहेगा और लोन बुक का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, जिससे इनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 85% के आसपास आ जाएगा। बिकॉज हमने आईडीएफसी के केस में बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया है कि अगर एक बैंक डिपॉजिट बुक, और वो भी रिटेल डिपॉजिट बुक को अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है तो उसका जो सक्सेस है वो ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला, मतलब वो एक बहुत बड़ा बैंक नहीं बन सकता कल को जाकर के। तो अगर आपको एक बड़ा बैंक बनना है, एक बड़ा सक्सेसफुल बैंक बनना है, तो रिटेल डिपॉजिट आपको चाहिए ही चाहिए। लोन बुक का ग्रोथ तो आप तब भी कर लोगे जब डिपॉजिट बन जाएगा, लेकिन डिपॉजिट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो ये देख के अच्छा लग रहा है कि उत्कर्ष अपने कासा रेशियो को बढ़ाने को देख रहा है, रिटेल डिपॉजिट को बढ़ाने को देख रहा है, बल्कि डिपॉजिट्स पे इनकी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, मार्जिन का अच्छा गाइडेंस दिया है। तो सारे पैरामीटर्स पे हम देखें तो अच्छा रिजल्ट है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी काफी अच्छा दिया है बैंक ने, 2% के आसपास का गाइडेंस दिया है इंक्लूडिंग फ्लोटिंग प्रोविजन। आरओई का गाइडेंस भी काफी अच्छा है, 18% के आसपास का, एंड उसके ऊपर से ग्रोथ अगर हम देखें तो 30% के रेट से ये बैंक ग्रो कर रहा है। अब पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में अगर आप देखते हो तो एक आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखता है जिसने ऑलमोस्ट 30-35% का गाइडेंस दिया है। दूसरा आपको उत्कर्ष बैंक दिखता है जिसने 30% का गाइडेंस दिया, डिलीवरी इसकी उससे भी अच्छी है। इसके अलावा बाकी जितने भी बैंक्स हमने डिस्कस किए हैं, जिनके रिजल्ट्स भी डिस्कस किए हैं, उनमें किसी में ग्रॉस एनपीए का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी में एनपीए के साथ में जो लोन बुक की ग्रोथ है वो काफी कम हो गई है, बिकॉज आगे उनको रिस्क लग रहा है कि एनपीए बढ़ सकता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में अगेन दो ही प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लग रही है करंट लेवल्स के ऊपर। एक तो ऑब्वियसली सूर्योदय बैंक है जो ऑलमोस्ट 35-40% से ग्रो कर रहा है। स्टॉक का प्राइस टू बुक 1.3 1.4 के आसपास में है। एंड दूसरा उत्कर्ष बैंक, जो वैल्यूएशन वाइज तो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना उज्जीवन है या इक्विटास है या बाकी के बैंक्स हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उन बैंक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। 30% से ज्यादा की ग्रोथ रेट है, डिपॉजिट ग्रोथ सॉलिड है, आरओई का नंबर 18% है। और एक जो छोटी सी प्रॉब्लम थी इस बैंक की एसेट क्वालिटी के अंदर, उसको भी बैंक ने काफी सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लिया है और आगे का गाइडेंस भी काफी स्टेबल वाला दिया है इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल एनालिसिस था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।